नमस्ते बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानेंगे कि निरक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में हम तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले माना कि कोई 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया इसमें कि इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और हमने एज्यूम किया है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, हमने माना कि वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है K। तो इस अवस्था में अगर हम देखें तो तीव्रता हमें बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से इसको देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो दूरी तो यहाँ पर हमें मध्य बिंदु से दे रखी है द्विध्रुव के, लेकिन हमें यहाँ पर जो दूरी है वो किससे निकालनी होगी, आवेशों से, यानी -q और +q आवेशों से हमें दूरियां निकालनी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं -q से P तक की डिस्टेंस देखूं और इसी तरीके से +q से P तक की अगर डिस्टेंस देखें तो कुछ इस प्रकार से पहले हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ 12 लंबाई का विद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पर इसकी जो आधी डिस्टेंस है, आधी दूरी जो है यानी O तक की जो दूरी है वो L होगी, और इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगी, L दूरी होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, इसके हाफ पार्ट को, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इसके आधार पर अगर आप देखें तो आधार क्या है मेरे पास L, और आपका जो लंब है, लंब क्या है यहाँ पर R है। तो इसके आधार पर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आधार हमारे पास L है, तो L का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास क्या है, R है, तो R का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमें K फाइंड आउट करना है, तो अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में मैं R को पहले ले लेती हूँ, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हम एडिशन में आगे पीछे इनकी पोजीशंस को कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि -q से जो दूरी आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मैं इस वाले हाफ पोर्शन को अगर हाइड कर दूं तो ये वाला भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये भी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस की प्रमेय इस पे भी काम करेगी, और यहाँ पर भी वैल्यू एक जैसी है L और R, तो यानी इसकी भी जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है, हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि सबसे पहले हमने -q आवेश से, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम अपना बेसिक वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अक्षीय स्थिति में भी इस्तेमाल किया था। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन में R का स्क्वायर। इसी वाले फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे, इसी वाले फॉर्मूले को हम अनुसरण करते हुए यहाँ पर E1 ले लेंगे सबसे पहले। तो आप वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q, क्योंकि हमारे पास जो आवेश है वो Q है, अपॉन में R का स्क्वायर। अब दूरी क्या है, -q से P तक की दूरी हमारे पास ये वाली, यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर था
और r इस समय में यानी दूरी जो है वो इस समय में √r² प्लस l² है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/4πε0k, और यहाँ पर स्क्वायर है इस वजह से इसका अंडर रूट जो है वो हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Q/r² प्लस l²। ठीक, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण भी ले लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम एज्यूम कर लेंगे E2, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर E2 बराबर, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, इसमें भी सेम स्टेप यही वाला आना है क्योंकि दूरी सेम है आपकी, प्लस क्यू के साथ भी P की जो दूरी है वो एक समान है, तो यहाँ पर फॉर्मूला एक जैसा ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4πε0k Q/r² प्लस l²। इसको इक्वेशन बना लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पर अगर मैं दिशा देखूं, तो दिशा देखने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु पर हम प्लस Q0 यानी धन परीक्षण आवेश रख देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से प्लस Q है और ये धन परीक्षण आवेश, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, तो प्रतिकर्षण की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, कुछ इस प्रकार से। प्लस Q वाला जो कंडीशन है उसको मैंने क्या माना है, E2, यानी E2 की डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास यहाँ पर इस प्रकार से। अगर मैं माइनस Q के साथ देखूं तो ये माइनस का है और ये धन परीक्षण आवेश प्लस का है, और प्लस और माइनस क्या होते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, कुछ इस प्रकार से, यानी E1 की डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि जो E1 और E2 है वो ना तो एक दूसरे की दिशा में है और ना ही एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक स्पेसिफिक एंगल के बेसिस पर काम कर रहे हैं, तो इस अवस्था में E1 और E2 का हम देखते हैं कि परिमाण तो बराबर है परंतु दिशाएं अलग होने के कारण हम इसके क्या कर लेते हैं, घटक बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फैक्टर तैयार होंगे और इसके जो फैक्टर होंगे वो किस प्रकार से होंगे, इसके एक तो आपके लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर वेक्टर होगा जिसको हम कहेंगे यहाँ पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। इस तरीके से यहाँ पर लंबवत वेक्टर हमारे पास आ जाएंगे, ऊर्ध्वाधर वेक्टर कहा जा सकता है, और एक होगा हमारा क्षैतिज घटक जो होगा हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, जिनकी दिशा एक जैसी होगी। तो यहाँ पर हम E1 पे E2 का मान, परिमाण, E1 और E2 का परिमाण समान होने के कारण इनके घटक E1 sin थीटा, E2 sin थीटा तथा E1 cos थीटा व E2 cos थीटा होंगे। तो इनके जो घटक हो जाएंगे बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आएगी, हम देखेंगे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं और एक दूसरे के विपरीत और बराबर होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ये यहाँ पर लैंग्वेज फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या है, एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त यानी कैंसिल कर देते हैं, जबकि E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक दूसरे के समान और समांतर होने के कारण, एक ही दिशा में समांतर होने के कारण क्या हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं यानी ऐड हो जाते हैं। तो इस प्रकार परिणामी जो तीव्रता होगी
पास हो जाएगी इस समय में E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पर अगर हम देखें तो cos थीटा हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हमारी टर्म आ जाएगी E1 प्लस E2 cos थीटा। ये मेरे पास परिणामी तीव्रता आ गई। अगर मैं यहाँ पर E1 और E2 का मान समीकरण 1 और 2 से रखने लगे तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से E1 और E2 का नाम मान रखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, प्लस E2 की वैल्यू भी सेम ही है हमारे पास, परिमाण तो समान थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही होगी हमारे पास। तो ये तो हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos थीटा है साथ में, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको कॉमन लिया था, तो ये ब्रैकेट यहाँ और cos थीटा सेपरेट हमने कॉमन लिया था। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये क्या है, cos थीटा है। cos थीटा की वैल्यू को भी मैं इसी डायग्राम के थ्रू निकालूंगी। cos थीटा हमारे पास क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार अगर हम देखें तो आधार हमारे पास क्या था इस डायग्राम में, आपका L, और कर्ण हमारे पास क्या था, दूरी, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर cos थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, L अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस तरीके से अब अगर हम ये वाली टर्म को देखें तो ये तो दोनों एक जैसी टर्म है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ट्वाइस यानी दो गुना हो जाएगी, क्या, 2Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो दो गुना खुद से करके, अदरवाइज ये तो इनमें कॉमन निकाल करके तब भी 1 + 1 2 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म हो गई, और साथ में हमारे पास L अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद हमें इसको आगे फर्दर और कैलकुलेट करना है, वो भी किस प्रकार से, जैसे हमारे पास ये Q है और साथ में ये 2 इंटू में L, तो Q इंटू में 2L हमारे पास क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो उसको यूटिलाइज करके हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। पर अगर हम देखें इस समय तो ये फॉर्मूला जो है वो कैसे फोल्ड होगा, हमारे पास E बराबर 2Q, यानी Q इंटू में मैं 2 इंटू L कर दूंगी, तो Q इंटू में ये बन जाएगा 2L मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R स्क्वायर और L स्क्वायर के ऊपर पावर क्या है यहाँ पर 1, और अंडर रूट को पावर हम मान लेते हैं 1/2, तो यहाँ पर इसकी पावर हो गई 1, और अंडर रूट वाली टर्म को मैं लिख दूंगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर अंडर रूट की जगह पर 1/2 हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर Q इंटू में 2L हम जानते हैं क्या होता है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर ये वाली टर्म हमारी P बन जाती है तो यहाँ पर E हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख रही हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सेपरेट करते हुए ये हमारे पास क्या हो गया P, और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर क्या है 1, और यहाँ पर सेम टर्म है, होल पावर क्या है 1/2। आधार समान है और घात अलग अलग है, और बीच में साइन कैसा है, गुणा का, तो गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहाँ पर ये बन जाता है मेरे पास a की पावर m प्लस n। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही होगा, किस तरीके से, हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर यहाँ पर ऐड करेंगे, किसको, m, और यहाँ पर ये n है, तो यानी 1 + 1/2।
एलसीएम लेकर देखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर होगा 2 + 1 यानी 3/2। तो ये टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी ऑल ओवर दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहें यदि r बहुत ज्यादा बड़ा है यानी r की तुलना में l बहुत छोटा हो जाए तो l को छोड़ने पर या l को नगण्य मान लेने पर हम कैसे इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हमने l को क्या कर लिया नगण्य मान लिया, ठीक है, या छोड़ दिया l की कंडीशन को r की तुलना में। तो यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और P अपॉन में यहाँ पर हमें L की वैल्यू को 0 कंसीडर कर लेना है, नगण्य मानना है, तो यानी L यहाँ से हट जाएगा। ये टर्म बचेगी मेरे पास क्या R का स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली टर्म किस फॉर्म में आ गई, ये मैथ्स का फॉर्मूला a की पावर m की होल पावर n। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू में n। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है r की पावर 2 है, उसकी होल पावर 3/2 है, तो यानी मल्टीप्लाई होंगी ये, तो r की पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो r की पावर क्या बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा। तो यहाँ पर E बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k P अपॉन में r की पावर 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यही हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। और यदि यहाँ निर्वात या वायु हो तो यहाँ पर निर्वात या वायु के लिए भी हम कंसीडर कर सकते हैं। निर्वात या वायु के लिए k बराबर क्या हो जाता है हमारे पास 1 हो जाता है परावैद्युतांक पदार्थ। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R की पावर 3। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक और तरीके से, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या हो जाता है 9 गुणा 10 की घात 9 P अपॉन में R की क्यूब। इस तरीके से हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।